बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, एक बार फिर इस्तीफे जो मंजूर होने का एक सिलसिला जारी है, वो एक बार फिर हो गया और 43 जो MNAs थे उनके इस्तीफे भी कबूल कर लिए गए। ये बड़ी किस्तों किस्तों के अंदर सारा मामला आया। उससे पहले 29 दिसंबर 2022 को राजा परवेज अशरफ साहब ने बड़े बबांगी दोहल और बड़े खुल के क्लैरिटी के साथ ये बात कही कि कानून और आइन मुझे इजाज़त नहीं देता कि जब तक मैं सारे लोगों से इंडिविजुअली ना पूछ लूँ और अपनी सेटिस्फैक्शन ना कर लूँ, तब तक मैं किस तरीके से इस्तीफे कबूल कर लूँगा। लेकिन वही हुआ कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई वाली बात हुई। राजा परवेज अशरफ साहब ने उन्हीं इस्तीफों को कबूल किया जिनको वो कहा करते थे कि इनकी कबूलियत बगैर कन्फर्मेशन गैर आइनी और गैर कानूनी होगी। आज जो 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, इससे पहले 35 और उससे भी पहले 35 और उससे पहले 11 अरकान के इस्तीफे कबूल हुए थे। अब यहाँ दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। एक ये कि खान साहब ने जिस टाइम पर इस्तीफे दिए थे तभी डिसाइड कर लेना चाहिए था कि इस्तीफे देने हैं या इस्तीफे ना देने का तहैया करना है बाद में, और ये सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिक होगा, पॉलिटिकल गिमिक होगा। या फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर अगर इस्तीफे कबूल ही करने थे तो पहली बारी में कबूल कर लेते, इतना इंतजार क्यों कराया। वो इस टाइम पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों तरफ कहीं ना कहीं शतरंज की तरह इस सारे मामले को देखा जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि सियासत तो हम खेल रहे हैं। मुल्क की इस टाइम पर तकरीबन 65% ऐवान खाली हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। 40% तो सिर्फ नेशनल असेंबली की सीटें हैं जो कि खाली हैं। और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम जो आज इस्तीफे कबूल हुए हैं, आज 24 जनवरी है, कहा जा रहा है कि जी 22 को ऑलरेडी कबूल हो चुके थे, यानी संडे वाले दिन ऑलरेडी कबूल हो चुके थे। जरा से कुछ खबरें आ रही है, वो मैं जरा आपके सामने रखूंगी। क्या कहते हैं कि जी स्पीकर कौमी असेंबली ने 22 जनवरी को बाकी जो 43 अरकान थे उनके इस्तीफे कबूल कर लिए थे, इलेक्शन कमीशन भिजवा दिए थे और इस्तीफे 22 जनवरी को बेसिकली मंजूर हुए थे। आज मंजूर नहीं हुए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डीनोटिफाई ऑब्वियसली करना होता है कि इसीलिए 23 जनवरी को जो ईमेल की गई या जो मैसेज किया गया या जो टीवी पे चलवाया गया कि हम लोगों ने इस्तीफे नहीं देने हैं, वो सारे के सारे मामले धरे के धरे रहने थे क्योंकि वो मामला पहले हो चुका था। बट फिर वही सवाल पैदा होता है कि पहले 35, उसके बाद 35 और अब 43 लोगों के इस्तीफे कबूल करना। और बिलखुसूस ये 43 मेंबर्स के मामले के अंदर तो बड़ा क्लियरली उन्होंने ये चीज़ पहुंचा दी स्पीकर कौमी असेंबली तक कि जी ऐसी कोई चीज़ ना करिएगा जिसके अंदर हमारे इस्तीफे कबूल हों, क्योंकि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं। राजा रियाज साहब के पीछे सारा मामला है या इसके पीछे कुछ और मामलात भी हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कानूनी पेचीदगियाँ भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वेकेशन ऑफ सीट, आर्टिकल 64, अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा मे बी writing under his hand address to the speaker, or as the case may be the chairman resign his seat and thereupon his seat shall be vacant, और या फिर a house may declare the seat of a member vacant if without leave of the house he remains absent for 40 consecutive days of its sitting। अच्छा, अब दूसरे वाले पॉइंट के हिसाब से क्या 40 consecutive days of its sitting अगर हो गई है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ इस्तीफा कबूल करना बनता है या नहीं बनता, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। सो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी सियासी रस्साकशी इस पॉइंट पे पहुंची हुई है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर अदालत में जाने का फैसला तो कर लिया है, और परवेज इलाही साहब से भी इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। ये सारी बातों को आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ इस टाइम पर स्टूडियोज में शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वेरी सीजन्ड एनालिस्ट हिमसेल्फ। बहुत शुक्रिया रूमी साहब, आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सेक्रेटरी जो हैं वो ECP के, एंड ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात को भी बड़े क्लियरली हमें डिफाइन कर देंगे। लेकिन शुएब शाहीन साहब, कमिंग टू यू फर्स्टली एंड फोरमोस्टली, मुझे बताइएगा 35 और 35 जो तकरीबन 70 अरकान का इस्तीफा कबूल किया और उससे पहले 11 का कबूल किया, तब तक तो किसी ने ये नहीं बोला था कि हमने इस्तीफे नहीं देने। लेकिन अब जो 43 इस्तीफे कबूल हुए हैं, तब तक तो सबने कह दिया था कि हमने इस्तीफे नहीं देने हैं, बाय ईमेल, बाय मैसेज, बाय मीडिया एज वेल। ये चीज़ तो ट्रांसफ़र हो गई थी नेशनल असेंबली के स्पीकर तक। अब ये वाले जो कबूलियत है
कबूल है और लास्ट वाला जो कबूल है बोला है नेशनल असेंबली के स्पीकर ने, ये कानूनी था या गैर कानूनी था? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्पीकर साहब ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग गलत काम किया। जब पहले उन्होंने कह दिया कि ये सारे इस्तीफे कबूल इसलिए नहीं हो सकते कि जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 164 कि जिसके तहत हैंड रिटन होना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली मेरे चैम्बर में आना चाहिए, तब तक कबूल नहीं होंगे। इन्होंने क्या किया, पिक किया, 11 इस्तीफे कबूल कर लिए। उसके बाद सारा ये हंगामा हुआ। फिर जब इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने एक उसूली फैसला किया, मीडिया में दे दिया कि अब हम असम्बली में वापस जा रहे हैं, चूँकि 9 महीने ये कहते रहे, बल्कि कुछ दिन पहले इन्होंने खुद कहा कि जब लेटर लिखा शाह महमूद कुरैशी ने और डेलीगेशन के तौर पर भी ये गए, तो उन्होंने कहा जी ये वाले इस्तीफे कबूल नहीं हो सकते, सही, आप आएंगे पर्सन टू पर्सन वेरिफिकेशन कराएंगे तब वो इस्तीफे कबूल होंगे। अच्छा, कई दफा पीटीआई ने मुलाकात करने की कोशिश की, राजा परवेज साहब ने बड़ा क्लियरली रिफ्यूज कर दिया है, कोई ना कोई बहाना हो जाता था कि नहीं मिलना। बहरहाल ये तो तय कर दिया कि ये इस्तीफे काबिल कबूल नहीं है। सही। जब पार्टी ने ये डिसाइड कर दिया कि अब हम असम्बली में वापस आ रहे हैं और वो असम्बली में वापस आ रहे हैं कि ये इस्तीफे, तो डिक्लेरेशन आ गई ना कि ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक हो गया। जब वो वापस आ रहे हैं तो 35 इस्तीफों का नजराना पेश कर दिया उन्होंने उनको। अब उसके बाद दोबारा 35 सीटों का दे दिया। अब असल में जो आखिरी 43 या 47 रह गए थे, जिसमें से 3-4 गनिंग किए उन्होंने, वो पर्पस सिर्फ ये था कि आगे असम्बली में ताकि हमारा जो अपोजिशन लीडर है या कोई ऐसा फैसला करें कि हम 1 साल के लिए मुद्दत बढ़ाते हैं, जो कि कर नहीं सकते आईनी तौर पर, तो हम उसमें अपना रोल अदा कर सकें। उसके लिए अब ये 20 तारीख को आते हैं ये सारे नेशनल असम्बली के मेंबरान, ये आकर असम्बली के गेट पे पहुंचते हैं, इनको दाखिले से बंद कर दिया गया, दाखिला बंद कर दिया गया, इनको अंदर आने नहीं दिया गया। फिर इन्होंने थ्रू ईमेल सेम डे और थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस किए स्पीकर साहब को कि जनाब हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। फिर दरमियान में 2 छुट्टियां आ जाती हैं, सैटरडे एंड संडे, और इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि जनाब शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दिन के लिए हमने असम्बली बंद कर दी है और असम्बली सेक्रेटरीट ये वर्क फ्रॉम होम होगा। फिर ये चले जाते हैं, कल 23 तारीख को असम्बली में वो बंद है। फिर ये उनके घर चले जाते हैं, घर में जा करके उनको मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे कोई नहीं मिलता, उनका ना ऑफिशियल मिलता है। फिर कल इन्होंने एक और काम किया, ये फिर चले गए सारे इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमिश्नर को जाकर एक एप्लीकेशन दी कि जिस तरह फैसल नियाजी का केस में आपने स्पीकर ने रिजाइन भेजा था, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने उसको बुलवाया था कि क्या ये आपका विद फ्री कंसेंट है, क्या आपने ये दिया है, वॉलंटरीली दिया है। इसके ऊपर एक आर्गुमेंट है कि जी पीटीआई के तो फिर मेरा फायदा आता है ना कि पहले आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए, सारे कह रहे थे हमने इस्तीफे दे दिए, लेकिन उसके बाद कहते हैं इस्तीफे नहीं दिए। कब वो कहते हैं हमने नहीं दिए, वो कहते हैं हमने दिए, आपने एक्सेप्ट नहीं किए, आप कहते हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हम वापस ले रहे हैं, बिफोर एक्सेप्टेंस वापस लेने का उनका अख्तियार है। ठीक है, चले और उसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने की बजाय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन्होंने बढ़ा दी। अच्छा, वैसे समझ नहीं आ रही मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस तरफ से आ रही है। मुझे तो कोई भी स्टेबिलिटी का हामी नहीं लग रहा है इस टाइम पर। हालांकि हुकूमत को ये बात सूट करती है कि उनके लिए स्टेबिलिटी आए, पर इवन दे आर नॉट विलिंग कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ठहराव हुआ है। बाकी सारे काम तो दूर कहीं खुड्डे लाइन पड़े हुए। नहीं, मेरे ख्याल में बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी और अपना वाइल्ड कार्ड खेल दिया, तो उसके बाद पीडीएम के पास इस्तीफे मंजूर करने के अलावा क्या ऑप्शन था। मतलब अब ये इमरान खान साहब कोई अकेले खिलाड़ी तो सियासत में मौजूद नहीं है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद कहेंगे कि अब मैं कौमी असम्बली में आ जाऊँगा तो आगे फूलों के हार बिछाए जाएंगे। बाकी लोग भी तो इस मुल्क में सियासत ही करने आए हैं। अगर इमरान खान साहब के इस्तीफे देना सियासत है, इस्तीफे वापस लेना सियासत है, तो इस्तीफ़ों की मंजूरी कब करनी है, कैसे करनी है, वो भी एक सियासत है। सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ ना तोड़ते तो शायद उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाते। सही। लेकिन जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और ऐलान किया कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, तो मेरे ख्याल में तो आज तहरीक इंसाफ को स्पीकर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारे सारे इस्तीफे कबूल कर लिए। उनका बेसिक मुतालबा तो यही था ना कि हमारे यहाँ तो सारे कबूल किए जाएं या एक भी कबूल ना किया जाए। मेरे ख्याल में उनका मुतालबा पूरा हो गया, उनके सारे कबूल कर लिए गए। अब तो वो ये नहीं कह सकते कि स्पीकर कोई पिक एंड चूज कर रहा है इस्तीफों में, सबके कबूल हो गए। यही उनका बेसिक मुतालबा था, मुतालबा पूरा कर दिया गया। अब उन्हें चाहिए सिंध से भी इस्तीफा दे दें और बलूचिस्तान से भी इस्तीफा दे दें, ताकि एक दफ़ा जो इस मुल्क में वो तूफ़ान लाना चाहते हैं
और जो वजारत उज़्मा की जल्दी में वो इस मुल्क का सारा निज़ाम चौपट करना चाहते हैं, वो करके देख लें कि उनके अंदर कितनी मुजम्मिल साहब, ताकत है। इसके बाद कोई बाकी जहाँ तूफान तक बपा बात ये है कि होगा या सिर्फ प्याली वाला तूफान होगा? बिकॉज एज यू आर सेइंग कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन तो खान साहब की देखिए, ये है ना कि मैं जब अभी तक रिजाइन तो करूंगा तो सारी जगह पर इलेक्शंस होंगे और बाकी जितनी नशिस्तें रह जाएंगी, अगर 65% एट दिस पॉइंट इन टाइम नेशनल असेंबली की सीटें खाली पड़ी हैं और उसके बाद बाकी जितनी कितनी हो गई 35% रह गई, बाकी 35% की बेसिस के ऊपर आप पूरा मुल्क चला रहे हो, तो ये तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि अर्ली इंतखाबात हो जाएंगे, वो तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता आप कैसे कैलकुलेशन करती हैं। नहीं, मैं नहीं करती, मैं तो वो बता रही हूं जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। लेकिन मैं तो फवाद चौधरी नहीं हूं। देखें, इस मुल्क में 5 असेंबलियां हैं जो हुकूमत बनाती हैं। सिंध असेंबली है, बलूचिस्तान असेंबली है, पंजाब असेंबली है, केपी असेंबली है और कौमी असेंबली है। 5 असेंबलियां हैं जो इस मुल्क में 5 हुकूमतें बनाती हैं। मेरे लिए तो 5 असेंबलियों का वजन बराबर है, क्योंकि उनके नतीजे में हुकूमत बनती है। ठीक। अब अगर 3 असेंबलियां मौजूद हैं और 2 नहीं हैं, तो आपके नजदीक 65% खाली होगा, मेरे नजदीक नहीं है। मेरे नजदीक तो 3 असेंबलियां जो है वो मुकम्मल काम कर रही हैं, मुकम्मल काम कर रही हैं, और कौमी असेंबली की अक्सरियती अरकान भी अपनी जगह मौजूद हैं। बल्कि पीटीआई के भी कुछ अरकान इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर मुझे तो 65% नहीं नजर आता है। आपको नजर आता है? बाकी मुझे ये चाय की प्याली में तूफान। जी कंप्लीट कर लें जल्दी से। बाकी तूफान तो चाय की प्याली में ही है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के बाहर भी कोई 500-600 लोगों से ज्यादा तो नहीं थे। अच्छा रजा रूमी साहब, मसला ये है कि मुल्क के अंदर एट दिस पॉइंट इन टाइम 2 असेंबलियां नहीं हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये 50% से ज़्यादा तो वैसे पंजाब, तकरीबन 50% तो पंजाब हो गया और साथ KPK हो गया और फिर नेशनल असेंबली की, तो अच्छी खासी पॉपुलेशन के हिसाब से एक फिगर बनती है। एंड कंसिडरिंग कि इतने सारे लोगों के नुमाइंदे असेंबलीज़ में नहीं हैं, और फिर कंसिडरिंग कि पाकिस्तान अभी IMF की सारी शराइत मानने पे तैयार हो गया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, एंड कंसिडरिंग कि वो चार्ट जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट ऑफ कंट्रीज़ की बात हो रही थी, उसके अंदर हम 3रे नंबर पे थे। पहला श्रीलंका था, वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया, दूसरा गाना था, वो भी डिफ़ॉल्ट हो गया, अब तीसरा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। ऐसी सिचुएशन में क्या हम 2 दफ़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं ये इंतखाबात की, या फिर ये फ्यूटाइल एफर्ट होगी? जी, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि 2 बार तो इंतखाबात की एक्सरसाइज करना जो है बड़ा मुश्किल होगा, और वो कोई आसान काम नहीं होता। वसाइल भी पाकिस्तान में जो इस वक्त माशी बहरान है आपके सामने है कि हुकूमत के पास बुनियादी जो ज़रूरियात हैं इस वक्त वो उनकी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, और अगर ये इंतखाबात एक बर्डन भी होते हैं, अरबों रुपए उस पर खर्च होते हैं। तो अभी देखिए, लेकिन उससे बड़ा मसला ये है अनिका कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, ये इस चीज़ की गमाजी करती है कि पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां, जो सियासी हलके हैं, उनमें किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। हत्ता कि एक बेसिक इत्तेफाक देखिए, 1990 में भी बड़ी पोलराइजेशन होती थी, 1990 की दहाई में, लेकिन उस वक्त भी एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि अच्छा जी इलेक्शन होगा, इस डेट पे होगा, सबने वो लड़ना, ठीक है। वो उसमें मैनिपुलेशन होती थी केयर टेकर गवर्नमेंट के लगने में। अभी तो यह है कि डेट ही फर्क है, क्योंकि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अप्रैल में होते हैं, जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होता है सिंध बलूचिस्तान में। तो ये तो एक अजीब, जिसे कहते हैं ना, चू चू का मुरब्बा बना हुआ है, और उससे कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि अगर नई गवर्नमेंट्स बन जाती हैं KP और पंजाब में अप्रैल के बाद, तो उनके ऊपर इल्जाम लगेगा कि वो धांधली कर रही हैं आम इंतखाबात में, और वाइस वर्सा। और अगर आगे होते तो इमरान खान साहब फिर शोर मचाएंगे, सड़कों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो एक तरह का अदम इस्तेकाम की सूरत हाल इतनी शदीद बनी हुई है, और एक इदारा जो कि माजी में 1990 की दहाई और उसके बाद भी एक इदारा जो कि आर्बिट्रेटर के तौर पे काम करता था, जो कि डंडा लेके कहता था चलो जी सब बंदे दे पुत्र बनो, इस वक्त वो इदारा भी पीछे अपने आप को न्यूट्रल करके वो आगे नहीं आना चाहता। यानी कि मेरी मुराद एस्टेब्लिशमेंट से है और अफवाज पाकिस्तान से है कि वो पहले एक रोल अदा करते थे, अगर जनरल वहीद काकड़ ने रोल अदा किया और जनरल्स ने किया, इस वक्त वो भी
इतने ज्यादा, क्योंकि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब ने जिस तरह से जनरल बाजवा का नाम ले लेकर, जनरल फैज का नाम ले लेकर इदारे के ऊपर जो तनकीद हुई है, उससे इदारा भी बड़ा केयरफुल है कि वो राइट। ज्यादा आगे प्रोमिनेंटली ना आए। तो अभी वो वाले भी जो आर्बिट्रेशन है वो मुहैया नहीं है। मैं उसकी तायद नहीं कर रहा, मैं नहीं समझता कि उनका कोई रोल होना चाहिए, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो हैं। तो इस वक्त कोई एक ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है कि जो कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को एक मेज पे बिठा के कहे कि भाई और बहनों, ये कुछ खुदा का खौफ करो, ये मुल्क की मईशत डूब रही है, कुछ इत्तेफाक राय पैदा करो, इलेक्शंस की डेट के ऊपर मामला तय करो और ये बंद करो पोलराइजेशन, रोज रोज के एहतजाज और जलसे जुलूस और कोर्ट्स में सियासी सवालात लेके जाने को। तो ये इस वक्त तनीका एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, जो कि माशी बहरान जो हमें दिखाई दे रहा है, ये उसी की रिफ्लेक्शन है, ये उससे अलग नहीं है। आई 100% अग्री विद दिस कि माशी बहरान और ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो आपस में और एट द एंड माशरती बहरान को जन्म दे रहा है। कमर दिलशाद साहब, मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा, फिर मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब ये डीनोटिफाई करने पे सवालात उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो बेसिकली पीडीएम की रबर स्टैंप बन गया। दैट इज व्हाट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज सेइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये वाकई में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इन पिछले 35 को तो छोड़ें, लेकिन ये जो 43 लोग हैं इनके कम से कम इस्तीफे एक्सेप्ट करते हुए कहीं पूछ लेते या कंफर्मेशन ले लेते, या यू थिंक कि सही किया उन्होंने? देखें जी, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि जब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से उनके इस्तीफे मंजूर होने के बाद वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हैसियत एक पोस्ट ऑफिस की है। उन्होंने आइन में लिखा हुआ है, आइन पढ़ लें आप, आइन में लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जब इस्तीफे आ जाते हैं मंजूरी के बाद, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई करना है। सिर्फ ये एक महदूद से इख्तियारात हैं कि उन्होंने डी नोटिफाई करना है। इलेक्शन कमीशन छानबीन नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो होता है वो कस्टडियन है पाकिस्तान की असम्बली का। उसकी तरफ से जब इस्तीफे मंजूर हो गए आगे, इलेक्शन कमीशन ने एक पोस्ट ऑफिस की तरह दस्तखत करके डी नोटिफाई कर देना। ये आइन में लिखा हुआ है। आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन छानबीन करेगा, ये आइन में ये नहीं लिखा उनको तलब करेगा। ये तलब करने की सारी जो मामलात है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास है। जब वो मुतमईन हो गया, उसने इस्तीफे कबूल कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने उसको डी नोटिफाई करना है। ये कानून आइन कहता है। इसी तरह लेकिन बहरहाल अच्छा नहीं हुआ, खुशगवार नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने बहुत जज्बात में आके, जल्दबाजी में आकर एक इतनी बड़ी 124 अरकान असम्बली से महरूम हो गए। इतने बड़े वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते थे, कानून सारी कर सकते थे। इसकी डिटेल्स में कमर दिलशाद साहब, इसकी डिटेल्स में जाते हैं। आप भी कहते रहे, मैं भी कहती रही, बाकी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी यकीनन कहते रहे कि खान साहब वापस असेंबली में आए, बट इट वाज प्रोबेबली टू लेट, या पता नहीं पीडीएम आने भी देती तब भी, अगर पहले भी आते या ना आने देती, दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी बात को डिस्कस करेंगे और साथ IMF की जो शराइत है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे मैंने अपने ज़राए से ज़रा पता किया कि क्या होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर डी नोटिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि वो तो ये था ना कि धड़ाधड़ फौरी तौर पर डी नोटिफाई हो रहे थे पिछले 35 और 35। अभी मेरे सामने मेरे ज़राए ने इधर बैठे बैठे स्टूडियो में ये कंफर्म किया है कि अभी ECP अनडिसाइडेड है। ऐसा कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ कि फौरी तौर पर डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। अभी मज़ीद भी जैसे जैसे खबरें मेरे पास आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपके सामने रखती जाऊंगी। लेकिन शोएब शाहीन साहब, इस टाइम पर अभी कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे थे कि सिर्फ डाक खाना है ECP और कुछ नहीं है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली बोल देते हैं कि भाई ये गए तो ये गए, ये फिर तो आप वाली बात नहीं सूट करेगी इधर।
मैं इख्तलाफ करूंगा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है। वो इस तरह नहीं है कि स्पीकर साहब ने कोई लेटर भेज दिया तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के आंखें बंद करके इम्प्लीमेंट करना है। और इलेक्शन कमीशन ने माजी में असर्ट किया है, कैसे फैसल न्याजी वाले केस में किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब आता है वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसको वेरिफिकेशन कराऊंगा कि ये उसकी रजामंदी से भी है कि नहीं है। कल स्पीकर उठे जो नहीं भी जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका भी एक लेटर भेज दे कि जी मैंने इस्तीफे कबूल कर लिए। क्या वो इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके काम करेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम ने आंखें खोल के काम करना है। डी नोटिफिकेशन या डी सीट करने का फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा। नोटिफिकेशन, स्पीकर का नोटिफिकेशन काबिल कबूल नहीं होगा। डी सीट अगर करेगा या डी नोटिफाई करेगा तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कल जा करके ये एप्लीकेशन देते हैं। ये लोग 20 तारीख को जाते हैं, इनके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर ये ईमेल करते हैं, फिर ये मीडिया के जरिए टॉक करते हैं, फिर ये व्हाट्सएप स्पीकर के अपने पर्सनल मोबाइल नंबर पे करते हैं। माजरत के साथ क्या मौका आ गया है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर को मिलने के लिए मेंबर नेशनल असेंबली, चाहे उन्होंने इस्तीफा दिया हो या ना दिया हो, वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी असेंबली भी व्हाट्सएप असेंबली हो गई। फिर ऐसे ही है वो। अच्छा, फिर 3 दिन के लिए बंद हो गई तो कहते हैं कि जी घर आ जाएं। जब घर चले गए तो उन्होंने कहा जी मिलने से इनकार कर दिया। स्पीकर साहब ने भी, उनके किसी ऑफिशियल ने भी। फिर वो मजबूर होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं और वो फिर सारी मीडिया में बताते हैं कि वी हैव विथड्रॉन अवर रेजिग्नेशन, भाई हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट ना करो। ये 20 तारीख से कर रहे हैं और आज आप कह रहे हो कि हमने 22 तारीख को, जो संडे था, उस दिन छुट्टी वाले दिन हमने ये काम किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया। अगर आपने भेज दिया था तो इलेक्शन कमीशन तो रात के 1 बजे आकर के भी नोटिफिकेशन जारी किए, उसने नोटिफिकेशन जारी किए। तो ये क्या वजह थी कि उन्होंने तो मंडे का दिन गया, ट्यूसडे के दिन पर ये सारी चीजें आज तक आपने, लेकिन अभी भी आज मैंने खुद 3 बजे चेक किया, दिन के 3 बजे तक वेबसाइट नेशनल असेंबली में ये सारे MNAs के पोर्टफोलियो के साथ मौजूद थे। ठीक आज तक। उसके बाद अब नहीं पता। अब जरा मुझे जरा IMF की जो शराइत है ना वो भी सामने रखने दें। IMF की कुछ शराइत है और हम लोगों की तरफ से गो अहेड आ गया कि देखें पैसे तो हमें चाहिए, तो शराइत भी हम आपकी मानेंगे। वो क्या शराइत है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो कहते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर PDL बढ़ाया जाए। उसके बाद कहते हैं कि बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। फिर कहते हैं कि डॉलर के रेट का तयन मार्केट के मुताबिक होगा, आप लोग तयन करना बंद कर दें। वो डारनॉमिक्स तो वैसे ही खुखाते चली गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क को ख़त्म करें। FBR रेवेन्यू के अहदाफ और टैक्स नेट बढ़ाए। इसके साथ बजट में रखे गए अहदाफ को पूरा किया जाए। और शहबाज शरीफ साहब ने IMF को वाज़े पैगाम दे दिया कि जी आपकी शराइत मानने को तैयार हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन वैसे तो है नहीं। लेकिन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, हुकूमत बड़े टफ स्पॉट में, और शहबाज शरीफ साहब जिनको हमेशा से डूअर कहा जाता है, जिन्होंने आज ट्विटर के ऊपर माफ़ी भी मांगी, माजरत भी की पूरी नेशन से, जो कल और आज पावर शॉर्टेजेस और पावर आउटेजेस रही हैं उसके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब को थ्रोइंग अंडर द बस वाला काम किया है बाकी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने। आपको लगता है इससे रिकवर करना उनकी सियासत के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम मुमकिन होगा, कंसिडरिंग कि उनके टाइम पर कितना टर्मोइल? ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान है। हम ये IMF का मुआहिदा किसने साइन किया था, जो आज हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, जो ना निगली जा रही है और ना फेंकी जा रही है। ये इमरान खान साहब ने साइन किया था और ख़ुद ही उसको 2 दफ़ा तोड़ा। हफीज़ शेख साहब ने साइन किया था, हफीज़ शेख साहब को निकाला, शौकत तरीन साहब ने उसको तोड़ा। फिर शौकत तरीन साहब को वापस लेना पड़ा और उन्होंने इस पर अमल दरामद शुरू किया। जब अदम एतमाद आई तो फिर इमरान खान ने इसको तोड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब ने साइन तो कर दिया था लेकिन ख़ुद भी इस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये इतना लीथल और इतना जो था जहरीला है कि किसी भी हुकूमत के लिए ये पूरा करना मुमकिन नहीं था, खुद इमरान खान के लिए नहीं था। तो शहबाज शरीफ की क्या सब बात की जाए कि जी उनके लिए मुमकिन है या नहीं है। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है। अगर पाकिस्तान की ज़रूरत ये मुआहिदा इस वक्त मुकम्मल करना है तो कतई नज़र इसके कि इसके नुकसानात क्या हैं, लोग बाद में इस पर खुद एनालाइज कर लेंगे कि इसके ये पाकिस्तान के लिए किया गया या नहीं किया गया, या बचने का रास्ता मौजूद था या नहीं था, कोई और रास्ता था, 5 महीने कोशिश की गई लेकिन नहीं मुमकिन हो सका,
पहले दिन तो ये हुकूमत आती इस पे तैयार नहीं हो गई, लिहाजा मेरा ख्याल है उन्होंने अपना एक केस बिल्ड कर लिया है। अब जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है वो करना चाहिए। बाकी जो आपने पेट्रोलियम पर लेवी की बात की, मैं आपको करंट सिचुएशन बता देता हूँ। इंडिया में पेट्रोलियम पर 53% की लेवी है, सही, बांग्लादेश में 51% की है, पाकिस्तान में इस वक्त 23% की है। लिहाजा दुनिया ये कह रही होगी कि आपके इर्द गिर्द के ममालिक जो IMF के प्रोग्राम में नहीं भी हैं, जो अपनी मईशत खुद मुख्तारी से चला रहे हैं, कर्ज नहीं ले रहे हैं, वो अगर 53 और 51% लेवी ले रहे हैं इस वक्त, तो हम कौन सा कानून का खजाना लेकर बैठे हैं कि हमने 23% लेवी पे पेट्रोलियम बेचना है। तो दुनिया मुआवजा करेगी हमारा, और मेरे ख्याल में उसके एंड पे देखा जाएगा कि अगर जो भारत में है, बहुत मिसालें दी जाती थी हमें भारत की, बांग्लादेश की, अब नहीं दी जाती हैं। वो सारे जो तजिया निगार थे वो अब इंटरनेशनल कंपैरिजन भूल गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है। अच्छा, वैसे ये बात मुज़फ़्फ़र साहब, ये वाली बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि खान साहब जब अपनी गवर्नमेंट में थे उस टाइम पर वो भी कहा करते थे कि देखें इकोनॉमिक इंटरनेशनली कमोडिटीज की प्राइसेस इतनी पीक पर हैं that there is nothing really that we can do। रज़ा रूमी साहब, आई अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनली इस टाइम पर स्लम जा रहा है, आई अंडरस्टैंड कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी बड़े बड़े ले ऑफ्स कर रही हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर सिर्फ 2023 के शुरू के 24 दिनों के अंदर ले ऑफ कर दिया गया है लोगों को मुख्तलिफ टेक कंपनी से। बहुत सारे ममालिक की इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है एंड पाकिस्तान इज़ नो डिफरेंट। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ ये है, जो पहले भी आपने पॉइंट कहा था कि ये माशी बदहाली का नतीजा सियासी बदहाली है और ऑब्वियसली वाइस वर्सा, इट्स अ विशियस सर्कल। इस विशियस सर्कल को कहीं से तो तोड़ना पड़ेगा ना हमें। हम कोविड के अंदर सर्वाइव कर गए, लेकिन हम लोग इस सूरत हाल से नहीं निकल पा रहे हैं जो अभी हमारे सर के ऊपर आन पड़ी है। देखिए अनिका, आपने कोविड का बड़ा अच्छा हवाला दिया। कोविड से हम कैसे निकले? अगर आपको याद हो कि शुरू में तो कोविड में इतनी ज्यादा पॉलिसी कंफ्यूजन थी, सूबाई और मरकजी हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा थी, किसने पाकिस्तान को निकाला? आपको पता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं ये बात करता हूँ, क्योंकि मैं सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन करता हूँ, लेकिन उस वक्त भी हाँ, तो पाकिस्तान की आर्मी ने NCOC बनाई, उन्होंने अगेन दे पुट देयर फुट डाउन। जनरल बाजवा और कमांडर्स ने कहा कि ये खतरा है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तानी की स्टेट के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, अवाम के लिए। उन्होंने NCOC बना के असद उमर को वहां पे तैनात करवा के, वो फेस वही थे, लेकिन चला वो रही थी पाकिस्तान की आर्मी। उनकी अगर कोऑर्डिनेशन और उनकी अगर टॉप लेवल के ऊपर वो ना होती इंटरवेंशन, तो यकीन जानिए जो शुरू के एस्टिमेट से, मैंने खुद उस पर आर्टिकल्स छापे कि हजारों लाखों लोगों की अमवात का खदशा था, लेकिन हम बच गए। अच्छी वो एक कोऑर्डिनेशन थी, 1 पेज था। आज वो 1 पेज जो है पता नहीं है कि नहीं है। अभी जो आपने कहा है कि सियासी ये जो बेचैनी और माशी अदम इस्तेकाम है, इससे निकलने का वही रास्ता होगा। अनफॉर्चुनेटली मैं वही देख रहा हूं कि अभी इस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस दावे, उस वादे के बाद कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पीरियड, दैट्स इट, उसके बाद वो कैसे इस तरीके से इंटरवीन कर सकते हैं ना रज़ा रूमी साहब? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो दावा उन्होंने किया है और बार बार किया है, लेकिन क्या वो मुल्क को इस तरह से गर्दाब में फंसा हुआ देख सकते हैं? पाकिस्तान की देखिए आज की दुनिया में, अनिका आप तो खुद माशाल्लाह बड़ी समझबूझ रखती हैं। आज माशी सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। हथियार, टैंक, न्यूक्लियर बम पीछे रह जाते हैं अगर आपके पास घर में दाने नहीं, डॉलर नहीं है इंपोर्ट खरीदने के लिए। अभी कल जो ब्लैकआउट हुआ है पूरे मुल्क में, खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं आते और तेल की जो इंपोर्ट्स हैं रुक जाती हैं, तो क्या हाल होगा उस वक्त? सिक्योरिटी का क्या होगा? तो ये इस वक्त जो क्राइसिस बना हुआ है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आना चाहिए, मैं कतन ये तायद नहीं कर रहा, लेट मी क्लैरिफाई। लेकिन मुझे मेरी अपनी जो सियासी जो थोड़ी बहुत समझ है, बूझ है, उससे मुझे ये लगता है कि उनको वो इंटरवीन करेंगे, सॉफ्ट इंटरवेंशन ही होगी, जहां पे लोग इनको बिठाकर और ये बाबर करवाया जाएगा कि आप सब जी बंदे के पुत्र बने और इस मुल्क को चलाएं इंसानों की तरह, और ये बंद करेंगे ड्रामे जो बनाए हुए हैं, बोथ एन लीग एंड PTI। मैं किसी एक को नहीं कह रहा। बात तो रज़ा रूमी साहब, इस आपकी बात में दम तो है, लेकिन शुएब शाहीन साहब, कितने अफसोस की बात है कि आज हम 75 साल की सियासत के बाद, डेमोक्रेसी का जो है बहुत बोलबाला करने के बाद, सियासी जमातें अच्छा खासा
पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लेने के बाद, और तीनों सियासी जमातें अपनी अपनी जगह पर, आज हम फिर ढूंढ रहे हैं मीडिएटर, तो हम इस्टेब्लिशमेंट में ढूंढ रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये हमारे जमहूरी ताकतों की बदकिस्मती है और यही वजह है हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत की फेलियर की। और लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल नहीं है, इसलिए कि जो कुछ मोहसिन नकवी जैसे बंदे को यहाँ लगा दिया गया, तो अगर ये इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल होती तो शायद मोहसिन नकवी ना बनता। और जिस तरह सारा कुछ तो उनके देखिए, कंधों पे ना मैं लगा ये नहीं देना, कहता, मैं सारा नहीं डाल रहा, ये भी उन्होंने किया, मैं वो भी सारा उन्होंने नहीं डाल किया। रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ट्रू सेंस में पोलिटिकल हो जाए तो शायद ये खराबियां दूर हो जाएं। वो ट्रू सेंस में पोलिटिकल है नहीं, चले। वो बाजवा साहब की पॉलिसीज का तसलसल है, वो जो भी कुछ आज एपॉलिटिकल वो कह हम चुके देख थे, तो रहे अगर हैं। उनकी पॉलिसीज का तसलसल है फिर तो एपॉलिटिकल हुआ। बट शोएब शाहीन साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द प्रोग्राम, स्पेशली कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का जो विशिष्ट सर्कल है इसको तोड़ने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कंवर दिलशाद साहब, अब अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी डिसाइड होगा इस मामले के ऊपर कि उनको डी नोटिफाई करना है या नहीं करना। थोड़ी देर पहले शोएब शाहीन साहब वो फैसल न्याजी वाला प्रेसिडेंट्स भी बता रहे थे कि उस टाइम पर भी ईसीपी ने बुलाया था कि वाकई में आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। आपकी नज़र में इस केस में अल्टीमेटली होगा क्या और एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कौन जीता इस तमाम सूरत हाल में और कौन हारा? मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये इस्तीफे आ गए हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है आइन के आर्टिकल 64 के तहत, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत तो पोस्ट ऑफिस की है। उन्होंने तो उस पर उन्होंने डी नोटिफाई करना है, उसको नोटिस जारी नहीं कर सकते, उनसे इंक्वायरी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उनसे पूछ कुछ नहीं कर सकते। ये सारे मरहले स्पीकर कौमी असम्बली के पास है। सो इन अदर वर्ड्स वो कबूल करेंगे ही करेंगे। तो फिर जीता कौन और हारा कौन? मंजूर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अब जो हमारे बाद सियासी रहनुमा जो है खासतौर पर तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही है, तो उनको आर्टिकल 64 पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ कि जो ही कौमी असम्बली के स्पीकर या सूबाई असम्बली या चेयरमैन सेनेट किसी को इस्तीफा भेज देता है मंजूर करने के बाद, इलेक्शन कमीशन ने महज डी नोटिफाई करना है और कुछ भी नहीं करना, ना इंक्वायरी कर सकता है। अब वो जो बाकी जो रह गए हैं वो भी वो डी नोटिफाई कर देंगे। तो अब इमरान खान की पार्टी का कौमी असम्बली के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, सिवाय सेनेट का दरवाजा खुला रहेगा और कौमी असम्बली का दरवाजा बंद हो गया। ये बड़ी अच्छी बात तो नहीं है। इमरान खान साहब ने बहुत जज्बात में आके फैसला किया, उनकी पार्टी के अंदर शदीद इज्तराब है। उनके वोटर हजरात जो हैं वो भी इसको खुशी का इजहार नहीं कर रहे, वो भी कहते हैं जब इतना बड़ा चांस दिया हुआ था आपने हमें महरूम कर दिया। इसका असर भी कोई नहीं पड़ा। ठीक हो गया। वफाकी हुकूमत को नहीं असर पड़ा, वो अर्ली इलेक्शन वाला काम ही नहीं हो रहा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। इलेक्शन तो बाई इलेक्शन तो जो है वो मैं समझता हूं कि बाई इलेक्शन तो नहीं होने। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, मैं समझता हूं कि मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए शायद जो रूमी साहब जो बार बार जिनका जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें इस पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहिए, तो उन्होंने उसकी एक राह यही निकाली है कि उन्होंने फ़िलहाल पार्लियामान और सियासी निज़ाम से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बाहर कर दिया है, कौमी असम्बली से बाहर कर दिया है। उनकी दोनों हुकूमतें उनसे ख़त्म करवा दी हैं, उनसे मुस्ताफ़ी हो गए हैं, तो अब प्रैक्टिकली वो निज़ाम से बाहर ठीक वो हो गया। मतलब उन्होंने खुद किया जो कुछ काम उन्होंने खुद जो भी खुद कर दिया करवा दिया। ये भी तो बात है ना कि आप खुद गलत फैसले कर देते हैं। अब इमरान खान साहब चंद दिन बाद कहेंगे कि मुझसे ये उन्होंने करवा दिया। अच्छा। पहले जो सब कुछ उन्होंने किया वो उसकी जिम्मेदारी। अच्छा, वैसे ये किसी का कंधा इस्तेमाल करके ना बंदूक चलाना, ये वाली बड़ी गलत बात है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, थैंक यू वेरी मच। कंवर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और रजा रूमी साहब, एवरीबडी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो एज वेल। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह वापस आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।